कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना के रखा है। वो राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवाता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, ताकि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए और पूरी दुनिया में हुकूमत कर सके। इसीलिए इस मटेरियल का नाम इटरनियम है। इस इटरनियम की मदद से वो एक ऐसा ताज बना लेगा जिसकी मदद से वो अपने अंदर सुपर हीरो की पावर को ला सके। अब एक दिन वो मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, तभी एक मजदूर को वो इटरनियम स्टोन मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्दी ही अपने लिए एक ताज बना लेता है, जिसे पहनने से उसे बहुत सारी ताकतें मिलने वाली थी। इसी बीच हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुर्म से बचना चाहिए और उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब उस जालिम राजा को ये पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा है, तो वो उसे मारने का हुक्म देता है। तो जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है, वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। वो 6 गॉड्स यानी कि देवता उस बच्चे को ये कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देना चाहते हैं जिससे तुम एक लफ्ज सैजाम बोलोगे और तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम उस जालिम राजा को हरा सकते हो। और वो लड़का करता भी ऐसा है, वो सैजाम बोलता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है और वो पावरफुल बन के फिर उस महल में आ जाता है जहाँ पे वो राजा अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेकिन वो छोटा लड़का जो कि सैजाम बोलने से बहुत पावरफुल बन गया था, वो अब उस महल में आकर तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। लेकिन वो इतने गुस्से में होता है कि वो जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। और यही से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम में भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक गैंग ने पूरा कब्जा कर लिया था। वो लोग लोगों पे जुल्म करते हैं, लूट मार करते हैं। बेसिकली उन्होंने इस पूरे शहर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश करना। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना। वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को तलाश करने में एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता होता है। इसके बाद एड्रियाना एक केव में जाती है जहाँ पे उसे काफी कोशिशों के बाद वो ताज मिल भी जाता है। एड्रियाना और उसके साथी इस बात को लेकर खुश हो ही रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इन्हीं का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जो गैंग उस सिटी को लूट रहे होते हैं। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक दोस्त को मार डालता है और उस गैंग के दूसरे साथियों को भी उसी केव में बुला लेता है। सब लोग एड्रियाना की तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि एड्रियाना तुम हमें ये ताज दे दो। तभी एड्रियाना नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखती है। जब वो उस वर्ड्स को पढ़ती है तब उसके मुंह से निकल जाता है सैजाम। ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सभी गुंडों को मारने लगता है। उन्हें इतना मारता है कि वो लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। अब रही बात इस्माइल की, जो कि उस गैंग के साथ मिला हुआ है, वहाँ पे मरने का नाटक करता है, इसीलिए उसकी जान यहाँ पे बच जाती है। अब एड्रियाना ने ब्लैक एडम को दोबारा से जिंदा किया हुआ होता है, मतलब कि उसने तो ब्लैक एडम को जगाया है, इसीलिए ब्लैक एडम उसे कुछ नहीं कहता। अब ब्लैक एडम वहीं पे होता है कि उस गैंग के बाकी लोग भी आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसे इटरनियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो क्राउन बना है। अब जैसे ही वो मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तब उसे वाकई दर्द महसूस होता है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस छोटे से रॉकेट की लगने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इटरनियम एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी भी है, मतलब कि इस मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। अब इस बात से एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे ब्लैक एडम को होश आता है तब वो वहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। तो वो बच्चा उसे ये कहता है कि आप 5000 साल से उस केव में बंद थे। अब क्योंकि वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, हमारा पूरा शहर, मतलब कि हम लोग सब गुलाम बन चुके हैं, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो और आप ही हमें उस गैंग से बचाओगे। लेकिन ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है।
तो इस सिटी को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस सिटी से और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और उस शहर में घूमने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकने का होता है ताकि आम लोगों को कोई मुश्किल ना आए और यहाँ की जमीन को भी कोई खतरा ना हो। तभी हम देखते हैं कि वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। ये कहती है कि ब्लैक एडम अब वापिस आ चुका है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पहले की तरह इस बार भी तबाही मचा देगा। अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसे रोकना लगभग मुश्किल है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर ब्लैक एडम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर में पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी वो क्राउन उसी के घर में है। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना के फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं और तभी ब्लैक एडम वहाँ पे आ जाता है और उसके फैमिली को बचा लेता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। बचे हुए कुछ लोगों से वो अभी फाइट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हॉकमैन की बनाई हुई टीम आ जाती है और ये सब मिलके ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पे भारी था और अभी भी गैंग मेंबर और जस्टिस सोसाइटी के सारे लोगों पे ये अभी भी भारी था। आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है और अब हॉकमैन की टीम एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम मदद करो ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए। लेकिन एड्रियाना ये कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे जुल्म हो रहा था? तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया है। मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया है। अब वो टीम के लोग ये कहते हैं कि जिसको तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है वो असल में बहुत ही डेंजरस है। आज से 5000 साल पहले उसने इस पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फाइनली वो लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं। अब इसीलिए एड्रियाना इन लोगों को ब्लैक एडम के पास लेकर जाती है ताकि सब लोग बैठकर आपस में बात कर सके ताकि ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके और इनकी लड़ाई आपस में खत्म हो जाए। तभी इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था वो उसके घर में एंटर हो जाता है ताकि वो उस ताज को ढूंढ सके और लेकर चला जाए खुद के लिए। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो गुस्से में एड्रियाना के बेटे को उठाकर लेकर चला जाता है। लेकिन इसका बेटा काफी चालाकी से अपनी मदर को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और मुझे इस्माइल ने ही किडनैप किया है। ये सुनकर एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए वो उस सोसाइटी से मतलब कि उस हॉकमैन की टीम से और ब्लैक एडम से मदद मांगती है और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और फिर ये दोनों मिलकर एड्रियाना के बेटे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को ढूंढ लेता है और इन्हीं से उसे ये पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पे है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक सीक्रेट प्लेस में रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। अब जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इस्माइल ने उसके बेटे के ऊपर गन पॉइंट किया है। यहाँ पर इस्माइल एक राज बताता है कि जो गैंग इस पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ। इसके बाद वो एड्रियाना को ये कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो क्राउन मुझे दे दो। तो ये परेशान माँ वो क्राउन उसे दे देती है लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्चे पे गोली चला देता है। अब जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है वो तेजी से उड़ता हुआ आकर उस गोली को रोक लेता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है और यहाँ पर इस्माइल को अपनी लाइटनिंग की ताकत से पूरी तरह से जलाकर मार डालता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और उसे बहुत बड़ा राज बताता है। वो ये कहता है कि आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस राजा के खिलाफ आवाज उठाई वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा था। वो जालिम राजा जब उसके बेटे को मार रहा था तब वो उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया था। इसको देखते हुए उस जालिम राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब वो उसके बेटे को तो ढूंढ नहीं सकता था। तो उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बुरी तरह से मारने लगा और हम पे इतनी बुरी तरह से जुल्म किया गया कि कोई किसी जानवर पर भी ऐसा नहीं करता। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहीं पर ही मारी गई और मैं भी वहाँ पे मरने वाला था। लेकिन तभी मेरा बेटा वहाँ पर आ गया। उसके पास बहुत सी पावर्स थी और उसने वो पावर्स मुझे दे दिया, यानी कि वो सारी पावर्स अब मेरे अंदर आ चुकी थी। इसके बाद हम लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जालिम राजा एक बार फिर से हम पर अटैक कर देते हैं और मेरा बेटा वहीं पे मारा जाता है। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सी पावर्स थी और मेरे बेटे को अपने खुद के सामने मरता हुआ देखकर मैं आग बबूला हो गया। इसीलिए मैंने उस राजा और उसके लोगों को तो मार दिया लेकिन मेरी पावर्स मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई और देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी डिस्ट्रॉय हो गया। मेरा ऐसा करने से उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को पावर्स दी थी
वो सभी मुझ पर नाराज हो जाते हैं कि मैंने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्होंने मुझे उस केव में बंद कर रखा था और मैं कई हजार सालों तक उस केव में ऐसे ही रहा। तब एड्रियाना ने आकर मेरा नाम लिया तो मैं दोबारा से जिंदा हो गया। लेकिन ब्लैक एडम को बहुत अफसोस था कि पहले भी उसकी वजह से तबाही मची थी और अभी भी बहुत ज्यादा तबाही मची है। इसके बाद वो हॉकमैन को ये कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई भी नुकसान ना हो। इसके बाद ब्लैक एडम वापिस से सैजाम बोलता है और वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अब वो एक नॉर्मल इंसान है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है और जब तक ये दोबारा से सैजाम नहीं बोलेगा तब तक ये ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसके बाद वो ये भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि ताकि मैं ये वर्ड बोल ही ना पाऊँ। इसके बाद ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस डाल दिया जाता है ताकि वो बात न कर सके। ये एक छोटी सी जेल होती है जहाँ पर ब्लैक एडम को लॉक्ड अप कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि अब मर गया था और वो अब हेल के अंदर आ चुका था। इस्माइल को एक बात स्टार्टिंग से पता थी कि अगर उसको उस क्राउन की पावर को हासिल करना है तो उसका तरीका ये है कि उस ताज को उसे अपने हाथों में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई उसे मारे और वो मरने के बाद हेल में आ जाए, और ताकि वो यहाँ पर आकर हेल के डेमन से मिल सके और उससे वो पावर ले सके। वो ये सारी बातें स्टार्टिंग से जानता था, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को प्रोवोक किया, यानी कि यहाँ पर सब कुछ उसके प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। अब यहाँ पर हेल के डेमन्स इस्माइल से मिलते हैं और अपनी पावर्स को उसे दे देते हैं। अब ये पहले जैसा इंसान नहीं था, अब ये सवाक बन चुका था। अब ये बहुत सारे पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। अब जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो ये इसका कम्पीट करने के लिए उसके पास आ जाता है। काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सवाक काफी पावरफुल था तो ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाते, मतलब कि ये लोग उसे रोक नहीं पाते। इसी सोसाइटी के एक टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेट है, वो अपने मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं। उसके डिफरेंट पावर को यूज करते हुए वो सवाक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी सक्सेस नहीं होते और बहुत जल्द ये सब लोग ये समझ जाते हैं कि सवाक को ब्लैक एडम के एक्सेप्ट कोई भी नहीं हरा सकता। इसीलिए वो लोग टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं और उसे ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और वो लोग यहाँ से ही उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश भी करते हैं। ब्लैक एडम वहाँ से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर को मारता है। इसके बाद वो पानी से बाहर आता है और पानी से बाहर आते ही वो सैजाम बोलता है, और जैसे ही वो सैजाम बोलता है वो अपनी सारी पावर्स को फिर से हासिल कर लेता है और बिना वक्त को जाया किए वो सबाक के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबाक से लड़ रहे होते हैं और उसी वक्त डॉक्टर फेट वहाँ पे मर जाता है। हॉकमैन भी काफी ज्यादा सवाक से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है। इसके बाद ब्लैक एडम और सवाक की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई तो काफी टक्कर की थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एडम ही सवाक को डिफीट कर सकता है। कुछ ही देर बाद ही ब्लैक एडम सवाक के सर को पकड़कर 2 हिस्सों में बांट डालता है और फाइनली वो सवाक को मार डालता है। सबाक के मरते ही सब कुछ सही हो जाता है। सिटी के सारे लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो सभी लोग ये मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमारी सोसाइटी को बचाया। इसी के बाद हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया होता है ब्लैक एडम को रोकने के लिए। हम देखते हैं कि वो लेडी ब्लैक एडम से ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम इस सिटी को नहीं छोड़ सकते। तुम इस सिटी के लोगों का मसीहा बनो, इनके गार्डियन बनो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम इस सिटी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा तुमने किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम वहाँ पे बैठता है और उसे ये कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, मतलब कि उसका जब भी कुछ भी करने का मन करेगा वो वही करेगा। तभी वो लेडी ये कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो कि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी तुम्हें तो नहीं रोक सकता, लेकिन आई नो समवन जो कि इस दुनिया से बाहर का है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है। स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी हम देखते हैं उस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। वो ब्लैक एडम को ये कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करना चाहिए, और सुपरमैन के ये कहते ही इस मूवी की कहानी यही बड़ी एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।